नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गो नारद और मैं हूं गौरव मेहर। आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी किस्मत बनाम उसूल। कहानी पसंद आए तो अंत में वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुंह धोकर नंदिनी ने अपना चेहरा आईने में देखा। उसे खुद की खूबसूरती पर नाज महसूस होने लगा। बाहर चक दे इंडिया का वो गाना और अंदर एक उभरता तूफान। उसने पलक झपकी और उसी के साथ वो कुछ क्षणों के लिए अतीत में चली गई। यंग लेडी, यहाँ क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? तुम्हारे चेहरे में एक बात है, तुम में कुछ अलग, कुछ अनोखा है जो दुनिया तक पहुंचना चाहिए। इस सड़े से बैंक तक इसे सीमित मत रखिए। अपने रूप की प्रशंसा की तो नंदिनी की आदत सी हो गई थी। बैंक में आने के बाद लगभग दर्जनों लोगों ने, चाहे वो स्टाफ हो या ग्राहक, इस बात पर हैरानी जताई थी कि इतनी सुंदर लड़की आखिर बैंक जैसी नीरस जगह पर कर क्या रही है। हमेशा की तरह उसने मुस्कुराकर धन्यवाद कह दिया, पर इस बार महोदय ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाल उसके टेबल पर बिन बोले रख दिया और वहां से रवाना हो गए। मैडम, ये कार्ड नहीं है, लॉटरी की टिकट है, लॉटरी की टिकट, आइएगा ज़रूर। उन महोदय के साथ आया हुआ इंसान यह कह अपने मालिक के पीछे पीछे बैंक से बाहर चला गया। मॉडलिंग एजेंसी का कार्ड देख नंदिनी को भी एक ललक, एक जिज्ञासा, एक गुदगुदी महसूस हुई। क्या वो बैंक के नीरस जीवन से बेहतर के काबिल है? ये सवाल उसे उस एजेंसी तक खींच लाया। उसी शनिवार छुट्टी के दिन वो अपने मित्र विशाल के साथ उस कार्ड पर दिए पते पर पहुंच गई। नंदिनी को हैरानी व परेशानी दोनों एक साथ होने लगी। उसने इतने बड़े ऑफिस की कल्पना नहीं की थी। वहां पर बहुत से छोटे छोटे कैबिन मौजूद थे, पर सबसे बड़ा कैबिन उन्हें कार्ड देने वाले शख्स का था। उसकी तिरछी आंखों ने नंदिनी को अंदर आते देखा और अपने जूनियर को उंगली से इशारा किया। यह कार्टून वही था जो उस दिन बैंक में विजिटिंग कार्ड को लॉटरी का नाम दे गया था। मैडम, मेरे साथ आइए। दोनों चलने लगे। आप यहीं रुकिए जनाब, उसने विशाल की तरफ देखकर कहा। और ये मेरे साथ है, नंदिनी ने हल्की घबराहट जाहिर की। तभी तो यहाँ रुकने को कह रहा हूँ, वरना भगा देता। विशाल चुपचाप वापस रिसेप्शन की ओर चला गया। घबराइए मत मैडम, ऑडिशन रूम में किसी और का अंदर आना मना है। यही बात प्यार से भी उनके सामने कह सकते थे आप। सॉरी मैडम, इधर काम करते करते प्यार और तहजीब दोनों गांव छोड़ आया हूँ। तो काम की बात कीजिए, नंदिनी ने तपाक से जवाब दिया। कैमरे में देखिए, डायलॉग बोलिए। उसने नंदिनी को एक कागज थमा दिया। हिमालय शैम्पू की बढ़ चढ़कर तारीफों के पुल बांधता वो कागज नंदिनी ने याद कर लिया और उस पर लिखे डायलॉग अपने अंदाज में कहने लगी। उसी बीच वो शख्स भी ऑडिशन रूम में आ गया जिसने नंदिनी को उस दिन काट दिया था। नंदिनी ने भी बेझिझक ऑडिशन पूरा किया। डायलॉग खत्म होते ही रूम तालियों से गूंज उठा। ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग, यू आर गोइंग टू बी ए स्टार। उन शख्स ने नंदिनी की सराहना कर जूनियर को अपने पास बुला उसके कान में धीमे से कुछ फुसफुसा दिया। ऑल द बेस्ट यंग लेडी, ये कह वो शख्स ऑडिशन रूम से बाहर चले गए। जूनियर ने नंदिनी का पूरा नाम, नंबर, मेल आईडी और एड्रेस नोट कर लिया। मैडम, अगले हफ्ते आप और हमारी टीम गोवा आ जाएंगी हमारी नई एड फिल्म की शूटिंग के लिए। आपको टिकट मेल कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। और ऐड किस चीज़ की है? नंदिनी ने तपाक से पूछा। वो आपको गोवा में ही पता चलेगा। जाना कब है सर? उसने उत्साहित होकर पूछा। शनिवार से मंगलवार। सी यू देन। ना कह वह भी बाहर चला गया। अरे पार्टी लड़की पार्टी, चल जल्दी से हक्का नूडल्स खिला दे अब। विशाल मस्त मौला मूड में था। देख, बड़ी मॉडल बनकर मुझे भूल मत जाइयो। नंदिनी अभी भी चुप थी। उसके मन में खुशी के साथ साथ एक चिंता भी थी। ऑफिसर पहले ही छुट्टी पर था। बैंक की ब्रांच केवल 3 स्टाफ से चल रही थी।
वो कैसे और क्या बोलकर छुट्टी ले कि उसे मॉडलिंग के लिए जाना है, वो भी गोवा। गोवा का नाम आते ही सबके दिमाग में ऐश, मज़ा, मस्ती आ जाता है। वो मैनेजर से आखिर कहे क्या? झूठ बोलना उसने अभी तक सीखा नहीं था और इतनी समझदार वो थी कि सच बोलकर इस बार काम भी बनने वाला नहीं था। नंदिनी को गोवा आने का न्योता पहले ही मिल चुका था, भी मेल से आ गई थी। वो इसी उधेड़बुन में थी कि कल मैनेजर से आखिर कहे क्या। असमंजस था कि कहीं एक सुनहरे भविष्य के हवाई किले वाले स्वप्न से उसका छोटा सा सजाया ये आशियाना भी ढह ना जाए। मन का द्वंद्व और शरीर का दर्द बहुत दुख देता है। वो समय कष्ट वाला होता है, और वो पल निकलने के बाद हम और निखर कर सामने आते हैं। एक आत्मविश्वास, एक चुंबकीय व्यक्तित्व की तरफ कदम बढ़ाते हैं। सर, गोवा वाले ताऊ जी की तबीयत बिगड़ गई है, हमें गोवा जाना होगा, नंदिनी ने बॉस से कहा। बढ़िया है, वीकेंड भी एंजॉय करके आना, मैनेजर ने ऑडिट का फाइल खोलते हुए कहा। सर, वो 75 वर्ष के हैं, कल ही केरल से गोवा पहुंचेंगे। एंजॉय करने नहीं, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करने जा रही हूँ, और वह भी सपरिवार। नंदिनी ने सीधे मुंह कहा। देखो नंदिनी, अगर छुट्टी की याचना लेकर आई हो तो तुमसे बेहतर इस ब्रांच की स्थिति कोई नहीं समझता। 6 स्टाफ से घटाकर 4 कर दिए हैं, ऊपर से ऑफिसर पहले ही घर गया हुआ है। मैं जानती हूँ सर, जानती हो तो आज शुक्रवार है, आज चली जाओ और 2 दिन वहाँ बिताकर वीकेंड के बाद सुबह सोमवार बैंक आ जाओ। आज बेशक जल्दी चले जाओ और सोमवार ब्रांच लेट आ जाओ, और यार छुट्टी मत मारो, ब्रांच मैनेजर ने कहा। ये खेल लंबा चलने वाला है, सोच नंदिनी ने फिर प्रयास किया। आत्मीय आभार सर, आप सच में बहुत अच्छे हैं, स्टाफ के लिए कितना एडजस्ट करते हैं, पर सर हमारे पिताजी अपने बड़े भाई को बाप सा दर्जा देते हैं, उनका आदेश है कि सबको चलना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उन्हें रविवार नहीं तो सोमवार इधर वापस लाने की, पर सर आप तो हमारे बाबूजी को जानते ही हैं, नंदिनी ने मैनेजर से कहा। ये मैनेजर है, ये बच्चा, और मैनेजर है तो क्या ब्रांच का काम नहीं करेगा? हमारी बेटी छुट्टी पर है तो इसका क्या मतलब है? हमारी पासबुक नहीं छपेगी? बुलाओ बाहर साहबजादे को, बुलाओ उसे कैबिन से बाहर। नंदिनी के पिताजी द्वारा कहे शब्द मैनेजर के कानों में गूंज उठे। अच्छा, तो अब हमारा बदला हमारी बिटिया से लेगा, उसकी छुट्टी मना करके हमको नीचा दिखाएगा। बाबूजी की संभावित प्रतिक्रिया का दृश्य मैनेजर के दिमाग में चित्रित हो उठा। नंदिनी, कोई बात नहीं, तुम जाओ गोवा, अपने ताऊजी को मेरा प्रणाम कहना। और पिताजी को सर? नंदिनी ने मुस्कान दबाते हुए पूछा। उनको तो शत शत नमन। हाथ जोड़ मैनेजर मोदी मुद्रा में आ गए। सर, आपको परेशान नहीं होने देंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। मुझे पता है, तभी तो जाने दे रहा हूँ, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी ने दिन का काम निपटाया और विशाल के कहे अनुसार घर में बैंक की ट्रेनिंग का बहाना बना अकेले गोवा के लिए रवाना हो गई। यार, बड़ा डर लग रहा है। अरे डर किस बात का, वो सस्ता मान लिया तो तेरा ऑडिशन देखते ही इम्प्रेस हो गया था। विशाल ने उसमें साहस बांधने की कोशिश की। नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर कौन से उत्पाद की ऐड है, और मुझे तो बस इतना पता है कि तू बेस्ट है, जो भी होगा तू फाड़ देगी। बस इतना याद रख कि तेरा आत्मविश्वास ही तेरी ताकत है, उसको कभी मत खोना, कह विशाल ने नंदिनी से अलविदा कहा। गोवा के 5 सितारा आलीशान रूम में भी नंदिनी को ठीक से नींद नहीं आई। अगली सुबह नाश्ते के पश्चात उसे और 2 मॉडल्स को नीचे ऑडिटोरियम में बुलाया गया। ऑडिटोरियम के बाहर कुछ फॉर्म्स पर तीनों के हस्ताक्षर लिए गए। बाकी दोनों मॉडल्स ने बिन कुछ पढ़े हस्ताक्षर कर दिए और ऑडिटोरियम के भीतर चली गई। पर नंदिनी ठहरी पक्की बैंकर, तो उसने कागज पर नजर मारना ठीक समझा। एक दिन के 30,000, ऊपर से रहने और खाने की जिम्मेदारी एजेंसी की। शान और शोहरत नाम के 2 भाइयों को अब नंदिनी काफी नजदीक से देख पा रही थी।
सब कागज पर हस्ताक्षर करने के पश्चात नंदिनी ने जैसे ऑडिटोरियम में प्रवेश किया, उसकी नजर सामने बड़ी स्क्रीन पर चल रही एक ऐड पर पड़ी। त्वचा को गोरा करना चाहते हो या यूं ही काली बिल्ली बने रहना चाहते हो? चाहिए काम में तरक्की या अच्छे घर में रिश्ता? अपनाओ सिर्फ और सिर्फ फेयरनेस क्रीम निष्ठा। बड़े ही सुंदर शब्द का विकराल प्रयोग। ये जरूर किसी लोमड़ी जैसे शख्स के दिमाग की उपज होगी। नंदिनी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके मन में एक बेचैनी जरूर थी, पर उसने ये तो कभी नहीं सोचा था। एक्सक्यूज मी, कह वह उस जूनियर के पास गई। क्या है ये? मैडम देखा नहीं आपने क्या है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि फेयरनेस क्रीम की ऐड है? मैडम आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। देखिए मैंने, सुनिए, उसने नंदिनी की बात को काटते हुए कहा। ऐड फेयरनेस क्रीम की हो, शैम्पू की या साबुन की, मेरा काम है अच्छे से सब आयोजित करना, बस। मैं पूछती हूँ, ये गोरेपन की इतनी पूजा क्यों? आखिर क्यों आप लोग इस चीज को इतना बढ़ावा देते हैं? नंदिनी ने चिढ़ते हुए कहा। ऐसा है, पैसा है, लोग खरीदते हैं, हम बेचते हैं, वो खुश, हम खुश, फिर आप लोग क्यों बेवजह टेंशन लेते हैं? जूनियर साहब ने लॉजिकल जवाब देने की कोशिश की। नंदिनी का क्रोध आसमान छू रहा था। टेंशन ये है कि गोरेपन को सिर माथे पर रखकर आप उन सभी लड़कियों की जिंदगी नरक कर रहे हैं जो सावली सलोनी है, जिनमें गुणों की भरमार है पर आपका गोरापन नहीं, जिनमें आत्मविश्वास है पर आपके जैसा बनावटी रूप नहीं। आप समाज में रह रहे सब लोगों के दिमाग में सौंदर्य और रूप की गलत परिभाषा डाल रहे हैं। देखिए मैडम, आपके लेक्चर सुनने का मुझे पैसा नहीं मिलता। आप ये बताइए आपको ऐड करना है कि नहीं? जूनियर ने पूछा। कल्लो माई, ओ काली बिल्ली, फेयर एंड लवली की मॉडल, इसको तो नीग्रो ही मिलेगा, नीग्रो। हा 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 हा। अपनी छोटी बहन की क्लास के छात्रों द्वारा कुछ महीने पहले कहे गए ये शब्द नंदिनी के कानों में गूंज उठे। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। अभी ये दिन नहीं आए कि तुम्हारी तरह आत्मा को मारकर मजबूरी में जीना पड़े। ये ऐड मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, कह नंदिनी ऑडिटोरियम से बाहर आ गई। उसकी नज़र टेबल पर पड़े उन दस्तावेजों पर पड़ी जिन पर उसने कुछ देर पहले हस्ताक्षर किए थे। एक दिन के 30,000 रुपए, ऊपर से रहने और खाने की जिम्मेदारी एजेंसी की। 30,000 उसके एक महीने की पूरी पगार उसे एक दिन में मिल सकती है। 4 महीने की सैलरी वो 4 दिन में कमा सकती है। नाम, शोहरत, पैसा, या फिर वही बैंक से घर, घर से बैंक वाला नीरस जीवन। सिर्फ एक ऐड ही तो करनी है, ऊपर से वो कौन सा किसी की खोपड़ी पर बंदूक रख के उसे जबरदस्ती वो फेयरनेस क्रीम लेने को कह रहे हैं। एक ऐड ही तो कर रही हूं। उसका चंचल मन उसे प्रलोभन देने लगा। एक तरफ उसूल और दूसरी तरफ किस्मत मानो उसके मन से द्वंद्व कर रहे हैं। पर उसने किस्मत की एक ना सुनी। नंदिनी चलती रही और उसने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी दिन उसने अपनी वापसी की टिकट की और घर पहुंच गई। मुंह धोकर उसने अपना चेहरा सामने लगे आईने में देखा। आज उसने खुद को सच में सुंदर पाया। किसी और को ना सही, पर उसे अपने आप पर गर्व था। आज उसने खुद को हराकर खुद पर विजय जो प्राप्त की थी, एक बार फिर उसूलों की किस्मत पर जीत जो हुई थी। तो ये है मेरी कहानी, किस्मत बनाम उसूल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, आप सब अपने आप में बहुत सुंदर हैं। ये बात हमेशा याद रखिए।